हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज चलिए हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे मानव हृदय में जो है बायोलॉजी में रक्तचाप के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग मानव हृदय के बारे में, मानव हृदय की संरचना और कार्यविधि के बारे में पिछले वीडियो में पढ़े थे। आशा है कि आप लोग जो है देखे होंगे और आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग जो है पिछला वीडियो देखे होंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप जो है पिछला वीडियो जाकर मानव हृदय की संरचना आप लोग देख लीजिए और उसमें संरचना और कार्यविधि दोनों हम जो है बहुत अच्छे से बता चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है आगे शुरुआत करते हैं कि इसमें रक्त परिसंचरण में किस तरह से जो है रक्त जो है हमारे पूरे हृदय में पहुंचता है और रक्त दाब कैसे उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। व्यक्ति को ब्लड प्रेशर कैसे होता है, ठीक ना, और सामान्य से अधिक अगर ब्लड प्रेशर हो गया तो क्या हो सकता है। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में वो सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ब्लड प्रेशर के कारण व्यक्ति की मृत्यु कैसे हो जाती है। कभी कभी जो है अचानक जो है ब्लड प्रेशर के कारण जो है आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो यह किस तरह से होता होगा, तो चलिए आज हम लोग जो है बिना देर किए हुए पढ़ते हैं आगे। सबसे पहली बात है कि हम लोग जो है मानव हृदय की संरचना के बारे में, ये है मनुष्य का हृदय। तो ये हम सब चीज समझा चुके हैं पिछले वीडियो में, इसलिए आज हम जो है आकृति आपको बना दिए हुए हैं। पहले इसको एक बार थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, यह आपका जो है मनुष्य का हृदय है। मनुष्य के हृदय में वैश्व कितने हैं? 4, 1, 2, 3, 4। मनुष्य का हृदय कितने वैश्व में बटा होता है? तो 4 वैश्व में बटा होता है। जो लोग पिछला वीडियो अगर नहीं देखे होंगे वो इस बार भी अगर समझ लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। आप लोग जो है ध्यान से समझिए, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए, जरूर आप लोगों को समझ में आया होगा। पिछला अगर नहीं देखे होंगे तो भी समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, मानव हृदय जो है 4 वैश्व में बटा होता है। सबसे पहले तो ये दायां भाग, ये बायां भाग, ठीक ना, ये दायां भाग और ये बायां भाग। 1 मिनट, ठीक है। आगे देखिए, ये दायां और ये बायां। अब चलिए, दायां भाग ही 2 भागों में बटा होता है। ऊपर वाला भाग अलिंद कहलाता है, नीचे वाला भाग निलय। 9 से नीचे, 9 से निलय, ठीक है। ऊपर वाला भाग अलिंद, नीचे वाला निलय। इसका भी ऊपर अलिंद, तो दोनों ऊपर क्या हो गया? अलिंद। दोनों नीचे क्या हो गया? निलय। चलिए देखिए, दोनों ऊपर अलिंद, दोनों ऊपर निलय। इधर का दायां भाग, इधर का बायां भाग। चलिए, ऊपर वाला दायां अलिंद, नीचे वाला दायां निलय। ऊपर वाला बायां अलिंद, नीचे वाला बायां निलय, ठीक है। आया होगा समझ में? आगे देखिए, अब इसमें जो है क्या होता है कि यह जो एक नस जो दिख रही है आप लोगों को, यह जो है दाएं निलय से जाता है, फेफड़ा में यह पहुंचता है। तो यह कौन सा नस है? तो फुफ्फुस धमनी है। सबसे पहले 2 होता है, एक महाधमनी और एक महाशिरा। महाधमनी का काम है, पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, एक बार हम आप लोगों को रिवीजन करवाया है। महाधमनी का काम क्या है? शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों में परिसंचरण करवाना। और महाशिरा का काम क्या है? शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय में पहुंचाना, फिर हृदय से उसको पंप करके फेफड़े में पहुंचा दिया जाता है। देखिए किस तरह से होता है ये क्रियाविधि। ये अग्र महाशिरा है, ये महाशिरा है, ये अग्र महाशिरा, ये पश्च महाशिरा। तो शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को ये महाशिरा कलेक्ट करके और यहाँ कहाँ लाती है? देखिए इस वाले भाग में, इस वाले भाग का नाम क्या है? दायां अलिंद। दायां अलिंद से ये रक्त जो है यहाँ पे जो लगा हुआ है त्रिदली कपाट है। ये क्या है? त्रिदली कपाट। ये होता क्या है? जैसे देखिए, 1 मिनट, ये हम खोल देते हैं त्रिदली कपाट। जैसे इसमें से रक्त इसमें गिरता है, तो जैसे इसमें से रक्त इसमें गिरता है, दायां अलिंद से दाएं निलय में जैसे गिरता है, तो ये त्रिदली कपाट के द्वारा क्या होता है? ये बंद हो जाता है, ठीक ना। अब फिर हृदय का काम तो है पंप करना। जैसे रक्त आएगा उसको पंप करेगा, ठीक ना। तो जैसे ही रक्त यहाँ से यहाँ से नीचे आएगा तो ये पंप करेगा, तो पंप करेगा तो ये देखिए, ये वाला तो बंद हो जाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा इसमें। लेकिन ये रक्त अब कहाँ जाएगा? तो इस पाइप के माध्यम से, इस रास्ते से ये रक्त यहाँ पे चला जाएगा। कहाँ जाएगा? देखिए, ये फेफड़ा में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? अशुद्ध रक्त आया है, अशुद्ध रक्त जो है चला जाएगा फुफ्फुस धमनी के रास्ते, फेफड़ा में चला जाएगा। आया समझ में? आराम से समझिए। आगे देखिए, फेफड़ा में जब रक्त जाएगा ये, तो फेफड़े में इस रक्त को शुद्ध किया जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक ना। तो फेफड़ा में ये रक्त शुद्ध होगा। शुद्ध होने के बाद यह जो फुफ्फुस शिरा है, देखिए फुफ्फुस शिरा कहाँ है? बाएं अलिंद में। फुफ्फुस शिरा की नसें जो है कहाँ से? फेफड़ा से जुड़ी हुई होती है। किससे जुड़ी हुई होती है? फेफड़ा से। अब ये फेफड़ा से शुद्ध रक्त जो हुआ है वह शुद्ध रक्त
फुफ्फुस शिरा के रास्ते जो है बायां अलिंद में क्या होगा, एंट्री मारेगा। तो यहाँ से शुद्ध रक्त आया है, यहाँ से कौन रक्त आया है, शुद्ध रक्त आया है। शुद्ध रक्त बायां अलिंद में आएगा। बाएं अलिंद से ये शुद्ध रक्त, इस कपाट को हम कहते हैं द्विदली कपाट, ठीक ना, द्विदली कपाट। तो जैसे शुद्ध रक्त इसमें आता है, ये 1 मिनट मिटा देते हैं इसको हम। देखिए, तो ये रक्त इस वाले कहाँ, दायां बायां निलय में आ जाएगा। जैसे इसमें से रक्त इसमें आता है तो ये द्विदली कपाट के द्वारा ये बंद हो जाता है। फिर हृदय पंप करेगा, ठीक है, तो ये रक्त ऊपर जाएगा नहीं, तो ऊपर में द्विदली कपाट के द्वारा बंद हो जाता है। तभी कहाँ जाएगा, तो देखिए ये रक्त अब इस रास्ते है, ये कौन सा है, ये देखिए इस रास्ते, देखिए इस रास्ते ये शरीर की सभी कोशिकाओं में चला जाएगा। ये कौन है, महाधमनी की नसें हैं, ठीक ना। कहाँ चला जाएगा, तो ये शुद्ध रक्त शरीर के सभी कोशिकाओं में चला जाएगा। तो इस तरह से जो है रक्त का प्रवाह हमारे हृदय से फेफड़ा में, फेफड़ा से हृदय में, फिर हृदय से शरीर के सभी भागों, देखिए शरीर के सभी भागों से हृदय में, फिर हृदय से फेफड़ा में, फिर फेफड़ा से हृदय में, फिर हृदय से शरीर के सभी भागों में। इस तरह से रक्त का परिसंचरण होता रहता है, ठीक ना, समझ में आया। देखिए शरीर के सभी भागों से हृदय में, फिर हृदय से फेफड़ा में, फिर फेफड़ा से हृदय में, फिर हृदय से शरीर के सभी भागों में। इस तरह से जो है रक्त का परिसंचरण होता रहता है। तो ये तो रहा रक्त का परिसंचरण। अब आगे देखिए, अब ये जो रक्त का परिसंचरण होता रहता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए ये जो रक्त का परिसंचरण होता है, तो देखिए इसमें से जो रक्त इसमें गिरता है, तो जिस समय, ठीक ना, इसमें से रक्त इसमें गिरता है, उसी समय यह अशुद्ध रक्त शरीर से आता है। यहीं पे मेन पॉइंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जिस समय ये रक्त अशुद्ध रक्त शरीर के सभी कोशिकाओं से आता है, ये दाएं अलिंद से दाएं निलय में गिरता है, उसी समय फेफड़ा से शुद्ध रक्त जो है दाएं अलिंद से बाएं अलिंद से बाएं निलय में गिरता है। समझ में आया, मैंने जिस समय अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद निलय में गिरता है, उसी समय शुद्ध रक्त बाएं अलिंद से बाएं निलय में गिरता है, यानी दोनों एक ही साथ होता है, ठीक ना, लेकिन दोनों अलिंद में होता है, ठीक ना। तो ऊपर से जो रक्त गिरता है उसको हम लोग कहते हैं संकुंचन। क्या कहते हैं, जिस समय दोनों अलिंदों में संकुंचन होता है, सेम उसी समय ये दोनों निलय में क्या होता है, शिथिलन होता है। क्या होता है, शिथिलन होता है, यानी ये रक्त इसमें आएगा तो उसी समय ये रक्त इसको पंप करेगा हृदय। तो ऊपर देखिए, ऊपर से नीचे रक्त आया संकुंचन, नीचे से ऊपर गया शिथिलन, ठीक ना, ऊपर से नीचे आया संकुंचन, नीचे से ऊपर गया तो शिथिलन, ठीक ना। तो अब देखिए, तो संकुंचन को हम लोग कहते हैं, हृदय के वेश्मों का संकुंचन कहलाता है। संकुंचन क्या कहलाता है, संकुंचन कहलाता है आपको सिस्टोल कहलाता है। क्या कहलाता है, सिस्टोल कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, हृदय के वेश्मों का संकुंचन सिस्टोल कहलाता है। फिर नीचे से ऊपर जो गया, यानी इससे इधर जो गया, तो इसको हम लोग, तो इधर से अशुद्ध जाएगा, कहाँ जाएगा, फेफड़ा में। फेफड़ा में जब अशुद्ध जाएगा तो उसी समय शुद्ध को फेफड़ा किसको दे देगा, बाएं अलिंद को दे देगा, ठीक ना। चलिए, तो जिस समय ये अशुद्ध जो है ऊपर जाएगा, उस समय यह शुद्ध जो है शरीर के सभी भागों में चला जाएगा। तो देखिए, तो नीचे से ऊपर जो जाता है उसको हम लोग कहते हैं डायस्टोल, यानी शिथिलन कहते हैं। क्या कहते हैं, शिथिलन कहते हैं, ठीक ना। और शिथिलन को कहा जाता है डायस्टोल कहा जाता है। समझ में आया जी, क्या कहा जाता है, डायस्टोल कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, हृदय के वेश्मों का संकुंचन, संकुंचन क्या कहलाता है, सिस्टोल कहलाता है। और हृदय के वेश्मों का शिथिलन क्या कहलाता है, डायस्टोल कहलाता है। आया समझ में, शिथिलन, संकुंचन, सिस्टोल, और शिथिलन क्या कहलाता है, डायस्टोल कहलाता है। आगे देखिए, अब जो है ये समझ में आया, जिस समय दोनों अलिंद में संकुंचन होता है, उसी समय दोनों निलय में क्या होता है, शिथिलन होता है। तो संकुंचन को सिस्टोल और शिथिलन को डायस्टोल कहते हैं। अब जरा एक बात, मार्केबल बात ध्यान से देखिएगा। तो अब देखिए, ऊपर से जो वस्तुएं नीचे गिरती है, ऊपर से कोई चीज नीचे गिरा तो स्वभावतः गिरता है,
तो इसका मतलब है कि उसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और नीचे से कोई वस्तु अगर आप ऊपर फेंकेंगे तो उसकी स्पीड जो होगी सो थोड़ा सा कम होगा। तब देखिए यह जो है रक्त नु आता है जी, रक्त आता है तो जरूर इसकी कुछ स्पीड होगी। जैसे हम लोग खेत में जो है पानी पटाते हैं, ठीक ना, तो उसमें हम लोग जनरली जो है गांव से है, देहात से है, तो यहाँ पे जो है खेतों में पानी पटाया जाता है, सिंचाई किया जाता है। तो पाइप जितना अगर मोटा होगा पानी का उसमें दबाव कम होगा, पाइप जितना पतला होगा पानी का प्रवाह जो है तेजी से जब होगा तो उस पर दबाव पाइप पर अधिक पड़ेगा। तो अब देखिए जरा ध्यान से, क्या है कि अब देखिए ऊपर से जब नीचे आएगा और फिर नीचे से जब ऊपर जाएगा, तो ऊपर से जब नीचे आएगा तो इसका जो है ना एक प्रेशर होगा, और उस प्रेशर को चूंकि ऊपर से नीचे आता है संकुचन कहलाता है, संकुचन को हम सिस्टोल कहते हैं, इसलिए ऊपर से जो नीचे आता है उस प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। और फिर जब नीचे से ऊपर जाएगा तो उसको हम डायस्टोल कहते हैं, शीतलन होता है तो शीतलन को हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ये भी तो रखते हैं, अरे हृदय क्या कर रहा है? पंप कर रहा है, रक्त को ऊपर से नीचे आ रहा है फिर नीचे से ऊपर भेज रहा है, ठीक ना। यानी यह क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हृदय केवल रक्त का परिसंचरण करवाता है और कुछ नहीं करता है, ठीक ना। तो यह जो है शीतलन होता है तो इसको डायस्टोल कहते हैं। डायस्टोल को रक्त का चूंकि प्रेशर होता है इसलिए इसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तब देखिए होता क्या है, ये तो ज्यादा होगा, ये थोड़ा सा कम होगा, तो सिस्टोलिक प्रेशर आपको होता है, क्या होता है आपको कितना होता है, डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है। तो जैसे अब पहले समझ लीजिए कि रक्तचाप क्या होता है। रक्तचाप देखिए जरा ध्यान से, तो क्या हम लिखे हैं, महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं पर रक्त प्रवाह का दबाव रक्तचाप कहलाता है। महाधमनी एवं इनकी जो शाखाएं हैं क्या है, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, महाशिरा। यही ने ये देखिए यही ना पाइप है जो ये नसें, ये नसें, ये नसें, ये नसें, ये नसें, ये नसें रक्त के परिसंचरण में मदद कर रही है। इतनी ही ना नसें हैं। देखिए ये नस है, ये नस है, ये नसें हैं, ये नसें हैं, ये नसें, ये नसें हैं, ये सभी नसें रक्त के परिसंचरण में मदद कर रही है। तो हमने लिखा रक्तचाप क्या कहलाता है, तो महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं पर रक्त प्रवाह का दबाव क्या कहलाता है, तो रक्तचाप कहलाता है। यानी इसका मतलब हुआ कि यहाँ से जो रक्त आ रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है तो एक दबाव देता होगा, और उस दबाव के कारण जो है रक्त प्रवाह के कारण, ये दबाव किसके कारण होता होगा, तो रक्त प्रवाह माने रक्त जो जा रहा है, रक्त जो आ रहा है, इसके कारण जो दबाव होता होगा वही दबाव आपको कहलाता रक्तचाप या रक्तदाब कहलाता है। याद रखिए रक्तचाप या रक्तदाब कहलाता है, ठीक ना। और जरा ध्यान से देखना है तो रक्तचाप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब देखिए ऊपर से जो नीचे आता है तो चूंकि उसको हम संकुचन कहते हैं, नीचे से ऊपर जाता है उसको हम शीतलन कहते हैं। तो संकुचन और शीतलन, एक बात और ध्यान देना है कि जिस समय दोनों अलिंद में संकुचन होता है उसी समय दोनों नीलियों में क्या होता है, आपको शीतलन होता है, और जिस समय दोनों अलिंद में शीतलन होता है उस समय दोनों ही नीलियों में संकुचन होता है। समझ में आया? अब चलिए, मतलब कि एक बात यहाँ ये स्पष्ट कर देना हम चाहते हैं कि दोनों ही अलिंद और दोनों नीलियों में एक साथ संकुचन अथवा एक साथ शीतलन नहीं हो सकता है, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, तो समझ में आ रहा, रक्तदाब समझ में आ गया। यानी महाधमनी और इसकी जितनी भी शाखाएं हैं सबों पे रक्त प्रवाह का दबाव जो है क्या कहलाता है, आपको रक्तचाप कहलाता है। रक्तचाप अभी कितना होता है, तो अब देखिए चूंकि संकुचन को हम सिस्टोल कहते हैं और शीतलन को डायस्टोल कहते हैं, तो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो है सामान्य रक्तदाब देखिए 120/80। अब देखिए यही पे मेन मार्केबल बात है, 120/80 होता है। यानी ऊपर से जो नीचे आया होगा तो उसका दबाव ज्यादा होगा, ऊपर से जो नीचे आया है उसका दबाव ज्यादा हो। आप सिंपल सा बात है, फुटबॉल खेलते हैं या फिर कोई चीज मारते हैं, गेंद ऊपर फेंकिए या फिर इस दीवार पर फेंकिए, ठीक ना। गेंद हम एक दीवार पर फेंकेंगे तो इधर से जो स्पीड से हम फेंकेंगे उधर से उससे कम स्पीड पे आएगी ना। तो सीधा सा बात है, इधर से ज्यादा फेंके हैं और उधर से आए हैं कम स्पीड से, तो ऊपर से आया होगा ज्यादा स्पीड से, नीचे से कम स्पीड से, तो इसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ये जो आया है प्रेशर दिया है ना रक्त का, तो इसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80। समझ में आया?
तो सामान्य रक्तदाब, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 होता है, ठीक ना। अब चलिए, और किसी किसी व्यक्ति के अंदर सामान्य से अधिक भी रक्तदाब हो जाएगा। जैसे हम लोग डॉक्टर कहाँ जाते हैं, वो लगाता है रक्तदाब मापने वाला मशीन। चलिए, रक्तदाब मापने वाले मशीन को क्या कहते हैं? हम लोग जो है जनरली जो है सभी लोग उसका नाम नहीं जानते हैं। तो उस मशीन का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। मतलब टेक्नोलॉजी है जिसको हम स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। जैसे बुखार जांचने वाले को थर्मामीटर, दूध की शुद्धता जांचने वाले को लैक्टोमीटर, उसी प्रकार से जो है रक्तदाब जांचने वाले मशीन को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। हम नीचे लिख दिए हैं, रक्तदाब की माप जो है की जाती है स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? यह जो है किसी व्यक्ति का रक्तदाब सही है, मतलब कि वो ठीक है, यानी रक्त का प्रवाह उसके हृदय से फेफड़ा में सही से हो रहा है कि नहीं, शरीर की सभी कोशिकाओं से हृदय में हो रहा है कि नहीं, मतलब कि हृदय उसका ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, इसको मापने के लिए, रक्तदाब नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, ठीक ना। इसी के द्वारा ये पता किया जाता है कि उसका जो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर सामान्य है अथवा नहीं। किसी किसी व्यक्ति के अंदर सामान्य से अधिक रक्तचाप हो जाता है, रक्तदाब हो जाता है। तो सामान्य से अधिक रक्तदाब क्या कहलाता है? तो आपको हाइपरटेंशन कहलाता है। सामान्य से अधिक रक्तदाब, देखिए इसको भी हम लिख दिए हैं, आप लोग जो है इसको देख लीजिए। सामान्य से अधिक रक्तचाप हाइपरटेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सामान्य से अधिक हुआ तो हाइपरटेंशन, उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और सामान्य से अगर कम हो गया तो उसको लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक ना। ये तो समझ में आया होगा। अब देखिए इसका कारण क्यों होता है, क्यों किसी व्यक्ति को अधिक जो है ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है? मतलब हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में आदमी जो है हंपने लगेगा, यानी उसका तेजी से जो है रक्त का परिसंचरण होता है। तो अब बता, एक मिनट एक बात और बता दें, सबसे पहले ये समझ लीजिए। तो इसका कारण है कोई रोग, किसी व्यक्ति को कोई रोग हो गया, कोई मानसिक चिंता हो गया, कोई किसी किसी स्थिति में तो उत्सुकता में भी, अब उसको कहीं जाना है, अचानक प्रोग्राम बन गया, अचानक वो कैंसिल हो गया। तो किसी किसी में जो है उत्सुकता भी रहता है कोई काम करने की, एक्साइटनेस भी इसके मतलब कि ब्लड प्रेशर का कारण है। खूब खुशी, मतलब कि खूब उत्साह में भी ब्लड प्रेशर हो सकता है, ठीक ना। तो यह जो है इसका कारण है। सामान्य से अधिक हो गया हाइपरटेंशन, कारण क्या है? रोग, मानसिक चिंता और उत्सुकता। परिणाम क्या हो सकता है? अब अगर किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन हो गया, अर्थात उच्च रक्तचाप हो गया, यानी उसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, तो उस व्यक्ति को हृदयाघात हो सकती है। हृदयाघात माने हार्ट अटैक, जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है। ये कैसे होता है? तो आप बताइए, रक्त जो है का प्रवाह तेजी से होने लगेगा, तो अब ये जो नसें हैं ये तो ज्यादा से ज्यादा कहेगा और लाओ और लाओ और फेंकते हैं, और लाओ और फेंकते हैं, मतलब कि जितना लाएगा उतना को जल्दी जल्दी जो है ये पंप करने लगेगा। अब बताइए, तो शरीर के अंदर तो रक्त तो इसको मिलेगा नहीं, रक्त मिलेगा नहीं, तब तो इसके अंदर क्या होगी? अच्छा, रक्त जो रहेगा यहाँ एक बार ज्यादा दे देगा, नस तो पतला सा होगा ना, एक बार ज्यादा रक्त दे देगा। तो हो सकता है किसी किसी कारण से इसमें से कोई नसें क्या हो जाएगी? फट सकती है। अधिक मतलब तेजी से चलने के कारण, रक्त पर प्रवाह ज्यादा होने के कारण वह जो है नसें फट सकती है। जैसे कि अभी बताएं, कैपेसिटी जो है 1 mm पाइप का है या 2 mm है, और उसमें जो है मतलब ज़्यादा कैपेसिटी, ज़्यादा धारिता का हम पानी जो है दे दिए तो पाइप फटेगा ही ना जी। तो वही चीज़ें हैं कि इस नस पर रक्त का प्रवाह ज़्यादा हो जाने के कारण कोई नसें अगर फट जाती है तो उस स्थिति में व्यक्ति को हृदयाघात हो जाएगा। हृदयाघात को हार्ट अटैक से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। समझ में आया? आशा है आप लोगों को जो है वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग जो है लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। अगर चैनल पर हमारे नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।